और इस अटैक के अंदर जो अब तक इतलात आ रही है हमारे पास अलग अलग मीडिया से, 35 खवातीन और बच्चों समेत 35 लोग वहां पे शहीद हुए लबनान में। ये आप इनके चेहरे भी देख सकते हैं, बिल्कुल मासूम लोग हैं, बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं इनके अंदर। अब ये तो कोई जंगजू नहीं है ना, इनका तो हिजबुल्लाह से ताल्लुक नहीं हो सकता। लेकिन जब बमबारी होती है और ऊपर से जहाज आकर बम फेंक कर जाते हैं या मिसाइल मारे जाते हैं, तो फिर नीचे कौन है कौन नहीं है ये तो मारने वाले को आइडिया नहीं होता ज्यादातर। और इसराइल इस बात की परवाह भी नहीं करता कि वहां पे कोलेटरल डैमेज हो रहा है या वहां पे सिविलियन जो है वो शहीद हो रहे हैं, उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं। बड़े सख्त उन्होंने बयानात भी दिए। ये 35 लोग शहीद हो गए, 60 लोग वहां पे जख्मी हो गए। अब ईरान जो है वो शदीद गुस्से में। कुछ इतलात के मुताबिक ईरान ने वहां पे आबने हुर्मुज़ की एक मरतबा फिर बंदिश भी की है और अमेरिका को बड़ा सख्त पैगाम भी भिजवाया कि जनाब ये देखें, इसराइल जो है वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमारे मुआहदे का ये हिस्सा था कि इसराइल लबनान के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन बड़ा खौफनाक हमला लबनान के ऊपर किया गया। 35 लोग बच्चों और खवातीन समेत मार दिए गए। अब ईरानी फौज तैयारी कर रही है इसराइल पे हमले के लिए, लेकिन क्या अमेरिका दोबारा से लड़ेगा? इसका जवाब ना मैं आपको देता हूं। एक डॉक्यूमेंट छपा है, बाकायदा एक खबर है वॉल स्ट्रीट जर्नल की अमेरिका में। इस खबर के मुताबिक पेंटागन ने अमेरिकी पार्लियामान से मजीद पैसे मांगे और पैसे उन्होंने मांगे हैं कि उनको जो खसारा हुआ ईरान जंग की मद में उसको पूरा करने के लिए उन्हें यह पैसा चाहिए। यानी ईरान के साथ अमेरिका ने जो जंग लड़ी उसका नुकसान पूरा करने के लिए पेंटागन ने, यानी जैसे हमारे यहाँ पे GHQ है जनरल हेडक्वार्टर फौज का, इसी तरह वहां पेंटागन है अमेरिका में, तो उन्होंने अमेरिका की पार्लियामेंट से मजीद पैसा मांग लिया। यहाँ पे तो वजीर आजम दे देता ना पैसा, जैसे मर्जी वो खुद भी ले लेते हैं, लेकिन वहां पे पार्लियामेंट देती है पैसा। तो अमेरिकी पार्लियामान से जो उन्होंने पैसा मांगा वो $80 अरब है। यानी इसका मतलब यह है कि अमेरिका को $80 अरब का धचका लगा है। अमेरिका में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। तो क्या अमेरिका दोबारा से उस जंग में जाना चाहेगा जिससे उसने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसराइल अपनी रविश से बाज ना आया और इसराइल और ईरान के बीच में ताल्लुकात खराब होते चले गए, तो एक वक्त आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा। और ये अब इसराइली अखबारात भी लिख रहे हैं। इसराइली अखबारात के अंदर मैंने 2-3 जगह पे मुख्तलिफ अखबारात में ये तबसरे पढ़े हैं कि इसराइल को अब ईरान के साथ तनहा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी हमायत इसराइल इस जंग की हद तक खो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप अब खुलकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए दोबारा नहीं आएगा। जितना नुकसान उसने उठा लिया है वो बहुत दूर से आता है लड़ने के लिए, तो बार बार तो नहीं आएगा वो लड़ने के लिए। तो ये एक सिचुएशन है कि अगर तो इस मुआहदे ने बचना है तो अमेरिका को अब इसराइल से अपने आप को दूर करना पड़ेगा, डिस्टेंस करना पड़ेगा कि ये मुआहदा बचा रहे और ईरान और अमेरिका और जो पूरा खित्ता है वो अमन के साथ रहे। लेकिन इसराइल जो करेगा लबनान के साथ, उसके जवाब में ईरान जो करेगा इसराइल के साथ, वो एक चैप्टर ही पूरा अलग हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा हम आपके साथ इसको शेयर कर देंगे। तो वो कौन सी चीजें हैं जो ईरान और अमेरिका में तय पा रही हैं? ईरानी सोर्सेज ने 14 निकात बताए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको गैर संजीदगी कहा कि इन चीजों को भी पब्लिक नहीं करना चाहिए। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोप के किसी मुल्क के अंदर ईरान के साथ मुआहदा हो सकता है, तो ये पाकिस्तान में होना चाहिए। वैसे उसूली तौर पे मेरी तो ये ख्वाहिश है, जितनी पाकिस्तान ने मेहनत की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमें तारीफों पे ही रखा हुआ है। बाकी रिलीफ उन्होंने सारे इंडिया को दिए हैं, पाकिस्तान को रिलीफ कोई दिया नहीं। बहरहाल जो मुआहदे की शराइत हैं जो अभी तक मंजर आम पे आई, और इन पे ये कहा जा रहा है कि फाइनल कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चीजें मेन हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं और आपको हैरत भी होगी कि ये अमेरिका ने जंग कहां से जीती है। फिर नंबर 1, लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का फौरी और मुस्तकिल खात्मा हो जाएगा। नंबर 2, अमेरिका का ईरान के दाखिली उमूर में अदम मुदाखलत और इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी के एहतराम का अहद। नंबर 3, 30 दिन के अंदर बहरी मुहासरे का मुकम्मल खात्मा अमेरिका करेगा और ईरान के इतराफ से अपनी फौजें वापस बुलवा लेगा। नंबर 5, ईरानी इंतजामात के तहत, ये जुमला आपने याद रखना है, ईरानी इंतजामात के तहत 30 दिन के अंदर आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। यानी ईरानी इंतजामात के तहत, पहले की तरह नहीं होगा। नंबर 6, तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत और उनकी जो बाकी चीजों की फरोख्त पर जो पाबंदियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। ईरान को अपनी मालियाती वसाइल तक मुकम्मल रसाई मिल जाएगी। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जानिब से ईरान की तामीर नौ के लिए $300 अरब के मंसूबे पेश किए जाएंगे। नंबर 8, जौहरी मामलात जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तमाम बुनियादी और सानवी अमरीकी पाबंदियों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की करारदादों के खात्मे के लिए 60 रोजा मुज़ाकरात होंगे। नंबर 9, NPT मुआहदे के तहत ईरान इस अहद की तजदीद करता है कि वो जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। नंबर 10, मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ने ना तो खित्ते में अपनी अफवाज में इजाफा करेगा और ना ही कोई नई पाबंदी आयद करेगा। नंबर 11, हतमी मुज़ाकरात के 60 रोजा मरहले में ईरान के $24 अरब
डॉलर जो मुंजमद असासे हैं वो आजाद कर दिए जाएंगे, जिनमें से निसफ रकम मुज़ाकरात शुरू होने से कबल ईरान के इख्तियार में दे दी जाएगी। नंबर 12, मुआहदे के निफाज की निगरानी के लिए एक निगरान तरीकाकार कायम किया जाएगा। नंबर 13, हतमी मुआहदे की तौसी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के जरिए की जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी जो इसके अंदर नुक्ता है वो ये है कि मुंजमद असासों की निसफ रकम की बहाली, ईरानी तेल पर पाबंदियों की मुअत्तली और बहरी मुहासरे के खात्मे से कबल हतमी मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। और उस दौर में भी वही कहानियां थी जो आज भी है। मैं चंद अल्फाज आपको बताता हूं ना, ये अल्फाज कभी बदलेंगे ही नहीं। यानी फितना, ये लफ्ज उस वक्त भी इस्तेमाल होता था। मुट्ठी भर शरपसंद, ये भी उस वक्त कहे, आज भी वही कहते हैं। दुश्मन के आलाकार, ये तब भी था, अब भी है। बैरून मुल्क साजिशी अनासिर, ये तब भी है, अब भी है। तरक्की से खौफजदा, ये तब भी है, अब भी है। सीसा पे लाई दीवार बन जाएंगे, ये तब भी कहते थे, अब भी कहते हैं। आजम का इजहार, ये हर दफा नए आजम करते हैं। इजाजत नहीं देंगे, यानी कोई यहां पे देखेगा आंख निकाल देंगे, इजाजत नहीं देंगे, ये बहुत पुरानी धमकी है। एज इट इज ये जुमले आज तक चल रहे हैं। फिर एक बड़ा खास जुमला, नाजुक मोड़, कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से ही गोल दायरे में घूमता जा रहा है। मुल्क हमेशा इन्होंने नाजुक मोड़ पे ही रखा है। खुद चाहे जैसी मर्जी ये जिंदगी गुजारे, बैरून मुल्क जजीरों में अपने घर ले लें, लेकिन मुल्क को नाजुक मोड़ से इन्होंने किसी और तरफ मुड़ने नहीं दिया, किसी सीधे ट्रैक पे आने नहीं दिया मुल्क को। तो ये अल्फाज आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यही आप सुनते रहेंगे हमेशा, हम पहले भी यही सुनते रहे हैं। फिर कासिम सूरी साहब ने एक बात की तरफ तवज्जो दिलाई, उन्होंने कहा जी ये जहां पे लड़ाई हो रही है ना, या जहां पे लाके ये लोग बैठ गए आके, या बिठाया गया या आकर बैठ गए हैं, ये एरिया ना सिर्फ बड़ा सेंसिटिव है बल्कि बड़ा कीमती भी है। और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जब से माइंस एंड मिनरल्स का बिल पास हुआ है, उस वक्त से यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात शुरू हुए हैं। यहाँ पर डीएचए भी जमीनें खरीदना चाहता था। क्या ये सारा खेल कीमती मादनियात और जमीनों पर कब्जे के लिए खेला जा रहा है? बलूचिस्तान के लोग अब फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज जैसी बातों में नहीं आते। मुश्तबा खामनई ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी भी जान को खतरा है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पहुंचेंगे ईरान में आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए। कुछ और आलमी रहनुमा, उनको भी बुलाया गया, वो भी जाएंगे। तो दुनिया भर से लोग जा रहे हैं ईरान में, और यही एक गारंटी है ईरान के लिए कि उस बीच में कोई हमला हमारे ऊपर नहीं होगा और हम तदफीन कर पाएंगे आयतुल्लाह अली खामनई की, शहीद की। तो अब दुनिया से लोग जा रहे हैं, सहाफी भी जा रहे हैं, बड़ी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात जो है वो ईरान में जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बात का खतरा मौजूद है कि ट्रैक किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा मुश्तबा खामनई को, और उनके ऊपर मुस्तकबिल में अटैक किया जा सकता है। इसके ऊपर एक बयान जारी किया, और वो इसराइल की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसपे ईरान ने फौरी तौर पर वार्निंग दी है। इसराइली वजीर दिफा काटस की जानिब से खामनई को मौत का हदफ करार देने पर इराकची ने इसराइल को वार्निंग जारी की। वजीर खारजा इराकची ने बुध के रोज खबरदार किया कि हमारे अवाम और क़यादत के खिलाफ किसी भी खतरे का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की शराइत बिल्कुल वाज़ेह और सबके सामने है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन को इस बात का पाबंद किया है कि वो तिल-उल-बैब में अपने पालतू जानवरों का मुंह बंद रखे, और इंतबाह दिया कि अगर उन्होंने अपने आका को नजरअंदाज किया तो ईरान उन्हें बहुत बुरा सबक सिखाएगा। अब ये इसराइल ने कहा कि वो मौत का निशाना बन सकते हैं, मौत का हदफ है खामनई, जबकि ईरान ये कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम बहुत ताबड़तोड़ किस्म का जवाब देंगे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि खैर आफियत के साथ ये तदफीन का अमल मुकम्मल हो जाए, और उसके बाद कोई इस तरह की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ना हो जिसकी बुनियाद के ऊपर इसराइल मजीद कोई खतरा पैदा कर सके पूरे रीजन में। अमेरिका ने 2 मरतबा और बाज रिपोर्टों के मुताबिक 3 मरतबा ईरान की जो बंदर अब्बास का इलाका है, बंदरगाह वहां पे अटैक किया, जिसे जनूबी ईरान भी कहते हैं। ईरान ने बार बार वार्निंग दी, और उसके बाद फिर ईरान ने एक जवाबी हमला किया है। ईरान का जवाबी हमला कुवैत में किया गया। ईरान ने दावा किया कि कुवैत में वो अमरीकी बेस है जिसे इस्तेमाल किया गया ईरान पर अटैक के लिए, या बंदर अब्बास के इलाके में अटैक के लिए, तो हमने वापस अटैक उसी बेस के ऊपर किया है। अलैहिस्सलाम वहां पे एक एयर बेस है, ज्यादा इम्कानात ये है कि शायद उसके ऊपर ईरान ने कोशिश किया अटैक करने की। अमेरिका का मौक़िफ़ कुछ और है, ईरान का मौक़िफ़ कुछ और है। ईरान ने कहा जी हमने जो हमला किया वो कामयाब हुआ और उसमें हमने नुकसान पहुंचाया, जबकि अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि हमने ईरान को नुकसान पहुंचाया, और ईरान की जानिब से 1 मिसाइल और 5 ड्रोन जो दागे गए उन सबको फिजा में तबाह कर दिया गया। ये सेंटकॉम का ये मौक़िफ़ आया। अब हकीकत क्या है, ये पहले भी अमेरिका अपना नुकसान छुपाता था, और ईरान जो है वो भी अपना नुकसान कम करके बताता था, और अमेरिका ईरान का नुकसान ज्यादा करके बताता था, और ईरान जो है वो अमेरिकी नुकसान के ऊपर भी सबूत देता था। तो अब मामला ये है कि आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि कुवैत में अमेरिका को नुकसान हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ईरान ने बड़े लंबे टाइम के बाद, लगभग 2 महीनों के बाद, वापस एक जवाबी कार्रवाई की है जंगबंदी के बाद, और ये जवाबी कार्रवाई जो है इसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि ईरान ने एक स्टेटमेंट भी यहां पे जारी किया है, और ईरानी क़यादत ने एक आला सतही मीटिंग के बाद ये बाकायदा ऐलान जारी किया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया जनूबी ईरान पर,
तो फौरन शदीद रद्द अमल आएगा, इसका मैकेनिज्म बना लिया गया है। देखिए, इसको आप समझें कि ईरान ने होल्ड कर लिया था अपनी पूरी फोर्सेस को और उन्हें ये आगाह कर दिया था कि कोई भी हमला करने से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन जब हमला हो जाता है और एक जंग वाली सिचुएशन शुरू हो जाती है तो फिर ईरान इसको खुदकार सिस्टम पे डाल देता है कि जैसे ही हमला हुआ आपने फौरन जवाबी कार्रवाई करनी है, फलां फलां जगह पे कार्रवाई करनी है, आपको किसी हुक्म की जरूरत नहीं होगी। फिर ईरान में ये प्रॉब्लम भी है कि उनकी क़यादत को निशाना बनाया जाता है, चाहे वो फौजी क़यादत हो, चाहे सियासी क़यादत हो, चाहे मजहबी क़यादत हो, तो निशाना बनाया जाता है। तो वो करते ये हैं कि वो अपने 2-2, 3-3, 4-4 बंदे नॉमिनेट कर देते हैं कि अगर मैं शहीद हो गया तो ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा। तो वो सिस्टम को जो है वो ऑटोमेटिक कर देते हैं, एक ऐसे निज़ाम को बना देते हैं जिसमें गुंजाइश नहीं रहती उनके दुश्मन के पास कि वो किसी तरह से फौरी तौर पे मामले को कंट्रोल करे। तो अब ईरान शायद उसी मुकाम पे पहुंच गया और उनकी क़यादत ने यह फैसला किया है कि अगर अमेरिका ने अब दोबारा जनूबी ईरान के ऊपर अटैक किया तो फौरन शदीद रद्द अमल आएगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पे गुस्सा है कि वो निकालना चाह रहे हैं अपने करीबी टैंकर्स को, ऑयल टैंकर्स को, अपने दोस्तों के ऑयल टैंकर्स को स्कॉट करके, और ये साबित करना चाह रहे हैं कि अमेरिकी निगरानी में यहां से टैंकर्स निकल सकते हैं। अब अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप इस बात पे बहुत गुस्से में है कि चाइना के जो ऑयल टैंकर्स हैं वो बगैर किसी स्कॉट के, यानी कोई सिक्योरिटी ना उनके आगे ना उनके पीछे, कोई बहरी जहाज या एयरक्राफ्ट उनको जो है स्कॉट नहीं कर रहे होते, वो अपना झंडा लगाते हैं। चीन के ऑयल टैंकर्स वो पहले आबनाए हुरमत में से गुजरते हैं, ईरानी उन्हें सलाम करते हैं, उसके बाद वो अमरीकी नाकाबंदी में से गुजरते हैं, अमरीकी उन्हें सलाम करते हैं और वो चले जाते हैं अपना तेल लेकर अपनी सरजमीन पे। इस वक्त तो सिचुएशन ये है। इससे डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ उस वक्त हुई जब अमेरिका ने कोशिश की कि स्कॉट करके कुछ कंटेनर्स को निकाला जाए आबनाए हुरमत में से ताकत के बलबूते पर। जब उन्होंने ये करने की कोशिश की तो ईरान ने उनको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और फिर इन्हें पीछे हटना पड़ा। तो इस बात पे भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तकलीफ है और वो बहुत गुस्से में है कि जनाब ये बगैर सिक्योरिटी के चाइना यहां से जा रहा है, हम सिक्योरिटी फराहम करने के बावजूद यहां से ऑयल टैंकर्स को नहीं गुजार पा रहे। देखिए, इसमें दो बड़ी वजूहात हैं कि अमेरिका यहां से स्कॉट करने के बावजूद, सिक्योरिटी देने के बावजूद, हथियारों से लैस जंगी जहाजों को लाने के बावजूद यहां से क्यों नहीं गुजर पा रहा। इमरान खान की फैमिली, उनकी बहनें दोबारा पहुंचेंगे, वर्कर्स भी जाएंगे, बड़ी तादाद में तो नहीं जाते, यानी उनकी बहनें कहती हैं 10,000 लोग आने चाहिए कम से कम। 10,000 का फिगर कुछ है ही नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन 10,000 लोग ले जाने के लिए लीडरशिप को संजीदा होना पड़ेगा, वो नहीं लेकर आते और उनको मना भी किया जाता है और वो जोर भी नहीं लगाते। उनका मेरे ख्याल में जोर इस बात पे है कि किसी तरह इमरान खान की कोई डील हो जाए, कोई बात ऐसी बन जाए जिसमें इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ जाएं या कोई मुलाकातें वगैरह खुल जाए। बजट के ऊपर भी उन्होंने कोशिश किया ब्लैकमेल करने का कि बजट के जरिए से दबाव डाल दें कुछ, वो भी बात नहीं बनी तो बजट भी पास हो गया। अब वो कटौती के मामले को लेकर बैठे कि आप मुलाकात करवाएंगे तो हम करेंगे। तो आज ये मुलाकात ना करवाने का दिन है, नॉर्मली तो यही होता है मंगल को। देखते हैं कि आज के दिन में डेवलपमेंट्स क्या होती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, हम आपको रिपोर्ट करेंगे शाम के वीलॉग में। एक और इसके अंदर खबर है मेरे पास, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना बैकडोर चैनल कुछ राब्ते हुए हैं और इसको ना बहुत सारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं। मोहसिन नकवी के जरिए से बातचीत होती है, सुहेल अफरीदी के साथ बातचीत। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि सुहेल अफरीदी मोहसिन नकवी से मिले और इमरान खान की बात ना करे, मुमकिन ही नहीं है, या मोहसिन नकवी बात ना करे, ये हो ही नहीं सकता। पीटीआई के लोग जब भी हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से किसी से भी बात करेंगे या उनके नुमाइंदों से बात करेंगे तो वो इमरान खान की बात करेंगे ही करेंगे। ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान की बात ना हो, वो तो दिन रात होती है। पाकिस्तान का कोई टॉक शो भी मुकम्मल नहीं होता इमरान खान की बात के बगैर। तो अब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो एक वादा किया गया था वो ये था कि जल्द इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। खास तौर पे जो इसमें एक टाइम ड्यूरेशन था ना, वो था जून का, कि जून में सुहेल अफरीदी को मुलाकात मिल जाएगी या सुहेल अफरीदी के किसी नुमाइंदे को मुलाकात मिल जाएगी और इमरान खान की फैमिली को भी मुलाकात करवाई जाएगी और इलाज के हवाले से भी यकीन दहानी करवाई गई थी। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर धोखा मिलता है जैसे कि हमेशा मिलता है, तो तहरीक इंसाफ ने इस बात पर गौर शुरू कर दिया है कि वो अब एक कॉल देने वाले हैं। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो तहरीक इंसाफ जुलाई में एक कॉल दे सकती है, जुलाई के शुरू में 8 अगस्त 2026 के हवाले से, कि इमरान खान साहब की कैद को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे और 8 अगस्त को करना क्या है इसके ऊपर मुशावरत हो रही है। अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सुहेल अफरीदी को एक बड़ा एहतजाज लीड करना पड़ेगा और ये मुल्क गिर एहतजाज होगा
हो सकता है कि कोई लॉन्ग मार्च अनाउंस किया जाए कि पूरे मुल्क से लोग जो है वो अडियाला की तरफ आएंगे या इस्लामाबाद आएंगे, या हो सकता है पूरे मुल्क के अंदर शटर डाउन कॉल या कोई बहुत बड़ा एहतजाज अनाउंस किया जाए और वो लिंगर ऑन किया जाए, मुल्क भर में धरने दिए जाएं या स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया जाए, कुछ भी किया जाए। पीटीआई को ये बात समझ आ रही है कि अगर जून में उनको दोबारा धोखा दिया जाता है तो फिर उनके पास ऑप्शन कोई नहीं। और ऐसे में देखें सुहेल अफरीदी की हुकूमत भी गिर सकती है। ये नहीं है कि सुहेल अफरीदी की हुकूमत कायम रहेगी अगर वो एहतजाज की पॉलिसी में जाएंगे। बहुत मुमकिन है कि इमरजेंसी लगा दी जाए, उनकी हुकूमत गिरा दी जाए, लेकिन उसका उनको अल्टीमेटली फायदा ही होगा। तहरीक इंसाफ जो है वो उसको पॉलिटिकली इसका फायदा होगा। ये हमेशा फस्तायत रहती नहीं है, ये डिक्टेटर्स हमेशा बैठे नहीं रहते, एक दिन चले जाते हैं। और जिन लोगों को ये ज्यादा मारते हैं, जितना ज्यादा मारते हैं उतना ज्यादा वो लोग ताकत के साथ वापस आते हैं और आने वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भुगतना पड़ता है। यानी आज जो अफसरान बेचारे मेजर जनरल या ब्रिगेडियर हैं वो कल भुगत रहे होंगे जो कुछ आज के सीनियर अफसरान कर रहे हैं, तो उन्हें कल भुगतना पड़ेगा, इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने की तैयारी कर रही है। आइंदा चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा कि वो अनाउंसमेंट किस नौयत की होगी। एजाज चौधरी साहब जिन्हें एक मरतबा फिर सजा सुनाई गई है, 250 साल से ऊपर सजा हो गई एजाज चौधरी साहब को। अंदाजा करें आप, एक सेनेटर के तौर पे उनको पकड़ा गया था, एक मरतबा भी प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद करके उनको सेनेट में नहीं लाया गया। बार बार उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए, फिर उनकी सीट के ऊपर राणा सनाउल्लाह साहब को बाद में सेनेटर बना दिया गया। ये हम सबने होते हुए देखा। तो अब मामला यह है कि वो एक मरतबा फिर बीमार होकर अस्पताल चले गए। एजाज चौधरी बड़े लंबे अरसे से बीमार चल रहे हैं, लेकिन वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। एजाज चौधरी ना ही माफी मांगने के लिए तैयार है और ना ही वो इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। तो वो अब इस लड़ाई को जो है ना बड़े इत्मीनान के साथ लड़ रहे हैं बीमार होने के बावजूद। यास्मीन राशिद बीमार हैं, उमर चीमा फ्रोजन शोल्डर का उनका बड़ा सीरियस इशू है और इसमें बहुत तकलीफ होती है। इसके बावजूद वो मुकाबला कर रहे हैं। महमूद रशीद साहब को मैं जेल में मिला था, वो शदीद तकलीफ में थे लेकिन वो बड़े हौसले में थे। बल्कि वो मुझे कह रहे थे कि इमरान साहब आपने घबराना नहीं है, मुझे पता है कि हमें यहां पे हो सकता है कई साल भी लग जाएं और ये निजाम हमें ना छोड़े। तो मैंने कहा जी आप ज़हनी तौर पर कहते, मैं बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार हूं, मैं यहां लंबा टाइम गुजारने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूं, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, ये निज़ाम हमें नहीं छोड़ेगा। और वो काफ़ी बीमार थे, यानी उन्हें दिक्कत हो रही थी बातचीत करने में भी, उस वक्त वो काफ़ी बीमार थे मियां महमूद रशीद साहब, और मैं ज़ाती तौर पे इस बात का गवाह हूं। लेकिन वो बड़े हौसले में थे, बड़े मजबूत थे मियां महमूद रशीद साहब। मेरी उनसे एक मुलाकात हुई और ज़रा थोड़ी सी हमें ज़बरदस्ती भी मुलाकात करनी पड़ी क्योंकि जेल का अमला में रोक रहा था। वो इस तरफ से आए थे और मैं इस तरफ से गया था, तो हमने फिर कहा नहीं जी हम बात करेंगे तो हम जाएंगे, अदरवाइज आप हमारे साथ जबरदस्ती आपको करनी पड़ेगी। तो वो फिर उन्होंने थोड़ा हमें टाइम दिया, हमने बातचीत की आपस में। 2 मरतबा मुझे महमूद रशीद साहब से बात करने का सामने आकर मौका मिला। वो भी बीमार थे। यास्मीन राशिद साहबा कैंसर सर्वाइवर, बार बार बीमार हो जाती हैं, बार बार उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो एजाज चौधरी साहब की हालत काफी खराब है, वो बीमार है, उनको एक मरतबा फिर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन सिस्टम को परवाह ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि अहमद फरहाद साहब को गिरफ्तार किया गया था। अहमद फरहाद साहब को 3 MPO के तहत जो पहली खबर आई थी कि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, और 3 MPO के तहत जब आप किसी को हिरासत में लेते हैं तो फिर आप उसको जेल भिजवा देते हैं और नजरबंद कर देते हैं। लेकिन अहमद फरहाद साहब का जेल में भी पता नहीं चला। हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने इंक्वायरी की। मैं डायरेक्टली, क्योंकि वहां पर हमारे राब्ते नहीं हो पा रहे आज़ाद कश्मीर में, तो जो मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो ढूंढ रहे थे अहमद फरहाद को, उन्होंने काफ़ी इंक्वायरी की, कई थानों में पता किया, बहुत सारी जगहों पर बंदे भिजवाए, लेकिन उनका पता नहीं चला। जो पुलिस के अंदर सोर्सेज हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी हमने पकड़ा जरूर था पुलिस ने, लेकिन अब हमारे पास नहीं है। फिर जेलों से पता करवाया तो 3 डिफरेंट जेलों से जो इंफॉर्मेशन आई है अभी तक वो ये है कि अहमद फरहाद साहब वहां पे मौजूद नहीं है। अब उन्हें कहां छुपाया गया, कौन उन्हें लेकर चला गया, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने उनकी फैमिली के साथ भी राब्ता किया और उन्होंने जो अभी तक मुझे इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा जी हमें कोई मालूमात मिलेंगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। हमें भी सिर्फ यही पता चला था कि अहमद फरहाद को 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद हमें कोई इतला नहीं मिली। उसके बाद जो हमें पहली इतला मिलती है वो आपके ट्वीट के जरिए मिलती है कि उनका पता नहीं चल रहा, और हमें अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलती है अहमद फरहाद के बारे में हम आपको बताएंगे, तो आप आगाह कर दीजिएगा अपने प्लेटफॉर्म से, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। नादरीन, फजलुर रहमान साहब ने, क्योंकि कश्मीर की बात हो रही है तो उस पर आगे और बात कर लेते हैं। फजलुर रहमान साहब ने एक ऑफर करवाई कि मैं मुज़ाकरात करवा देता हूं और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए मुज़ाकरात करवाने के लिए। फजलुर रहमान साहब ने एक दावा तो किया था कि मैं कश्मीरियों के साथ बातचीत करता हूं। अचक जई साहब भी मैदान में आए हैं, वो भी बातचीत करना चाह रहे हैं। तो कश्मीर के मामले में अपोजिशन को अपना रोल जरूर प्ले करना चाहिए। देखिए, हुकूमत रोजाना वहां पे बंदों को मार रही है, जख्मी कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, एक नफरत फैला रही है। तो कश्मीर के अंदर ना लंबे अरसे तक आपकी ये पॉलिसी चल नहीं सकती।
ओवरसीज कश्मीरियों के अंदर बहुत सख्त रद्देमल पैदा हो गया। ये यहां पे बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जो एहतजाज हमेशा किया करते थे इंडिया के खिलाफ कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहा है। अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी घटिया पॉलिसी है कि उनके नतीजे में वही शहरी जो बरतानिया में रहते हैं वो अब एहतजाज करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि जनाब आजाद कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है। पहले जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म की वजह से इंडिया के खिलाफ एहतजाज करते थे, अब वो आजाद कश्मीर में जुल्म की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी ने यहां पे लाकर पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। फजल रहमान साहब ने कहा कि धरने वर्ने मौखर करें और जो अगला प्लान है उसको मौखर करें और मुझे वक्त दें, मैं इस मामले का कोई हल निकालता हूं। अब वो हुकूमत के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम जाएगा, मोहसिन नकवी के साथ बातचीत की जाएगी, शहबाज शरीफ से की जाएगी, कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि आजाद कश्मीर के मामला नॉर्मलाइज हो सकें।